क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी को फ्रैक्चर, माइग्रेन या पेट में तेज दर्द होता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्यों कहते हैं कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई कराओ? और जब आप किसी डायग्नोस्टिक लैब में जाते हो तो वहां पर एक बंदे को बैठा हुआ देखते हो जो उन बड़ी बड़ी मशीन्स को ऑपरेट करता है, तो क्या वो डॉक्टर होता है? नहीं भाई, वो होता है एक ट्रेंड रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, यानी कि जिसने बीएससी रेडियोलॉजी किया हुआ होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कोर्स के बारे में पूरी सच्चाई जानेंगे, मतलब क्या जॉब मिलती है, कितनी सैलरी रहती है और आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीएससी रेडियोलॉजी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या फिर जो एडमिशन ले चुके हैं। तो वीडियो का हर पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिना वीडियो को स्किप करे पूरी देखना, क्योंकि एक भी पार्ट मिस किया तो एक बड़ा पॉइंट मिस करोगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं अपने सबसे पहले सवाल से। बीएससी रेडियोलॉजी क्या है? तो बीएससी रेडियोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जो आपको डॉक्टर तो नहीं बनाता, लेकिन डॉक्टर की आंखें बना देता है। कंफ्यूज हो गए? चलो समझते हैं। जब किसी को चोट लगती है, फ्रैक्चर होता है या किसी के इंटीरियर ऑर्गन में दिक्कत आती है तो सिर्फ बाहर के सिम्टम्स को देखकर बीमारी का पता लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है वो पता करने के लिए जरूरत पड़ती है मेडिकल इमेजिंग की, और यहीं से शुरू होता है रेडियोलॉजी का रोल। बीएससी रेडियोलॉजी एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें आप सीखते हो एक्सरे, सीटी स्कैन और फ्लूरोस्कोपी जैसी हाई एंड मशीन्स को ऑपरेट करना और उन्हें समझना। लेकिन ये कोर्स आपको सिर्फ बटन दबाना नहीं सिखाता। इस कोर्स में आप सीखते हो पेशेंट को सही पोजीशन में लाना, जिससे कि आप उसका सही स्कैन कर सकते हो और सही टेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा कौन से बॉडी पार्ट को कितनी रेडिएशन देनी है और किस तरीके से टेस्ट करना है, और इमेज देखकर ये बताना कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। और इसके अलावा रेडिएशन सेफ्टी, पैथोलॉजी और पेशेंट हैंडलिंग जैसी चीजें भी आपको इस कोर्स में सिखाई जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप इस कोर्स को किसी अच्छे कॉलेज से करते हो तो 3 साल की पढ़ाई के बाद वो कॉलेज आपको 1 साल की फुल टाइम इंटर्नशिप कराता है, जो कि हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में होती है या किसी डायग्नोस्टिक लैब में होती है, जहां पर आप एक प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन कर सकते हो जो आने वाले आपके जॉब करियर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि बीएससी रेडियोलॉजी में आप क्या सीखते हैं। तो अब अगला सवाल सीधा ये है कि इस कोर्स की डिमांड है भी या फिर नहीं। तो भाई, इंडिया की डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री 1.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है, क्योंकि आज के टाइम में हर छोटे कस्बे, शहर और गांव में भी नए नए डायग्नोस्टिक सेंटर खुल रहे हैं। और अगर देखा जाए तो आज के टाइम में सिटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड जैसी मशीन्स जो हैं वो लग्जरी नहीं रही, क्योंकि आज से कुछ साल पहले की अगर बात करें तो एक टियर 3 सिटी में 3 से 4 लैब्स ही ऐसी होती थी जिनके अंदर ये मशीन्स मिलती थी। मतलब पहले टाइम में 100 में से 10 पेशेंट ही इन टेस्ट को कराया करते थे, लेकिन आज के टाइम में हर पेशेंट के लिए ये टेस्ट कंपलसरी हो गए हैं। और इसी चीज को देखते हुए डायग्नोस्टिक लैब्स भी खुलती जा रही है। तो मतलब जितनी डायग्नोस्टिक लैब खुलेंगी उतनी मशीन्स बढ़ेंगी, तो अगर मशीन्स बढ़ेंगी उन्हें चलाने वाले भी तो चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो डायग्नोस्टिक लैब ओनर्स हैं वो डिप्लोमा होल्डर से ही काम चला रहे हैं। लेकिन जो बीएससी रेडियोलॉजी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि ये लोग हाई एंड मशीन्स को ज्यादा कॉन्फिडेंटली ऑपरेट करते हैं और उन्हें समझते हैं। तो हमने इंडिया के स्कोप के बारे में तो देख लिया कि भाई कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं या फिर डिमांड है या नहीं। अब अगर हम बात करें अब्रॉड की, अगर आप बीएससी रेडियोलॉजी करके अब्रॉड में अपना करियर बनाना चाहते हो, उसके कितने चांसेस हैं? तो यूएई, यूके और कनाडा जैसी कंट्रीज में क्वालिफाइड रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस की बहुत ज्यादा किल्लत है। लेकिन इन कंट्रीज में जॉब करने के लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट यानी आईलेट्स को क्रैक करना पड़ता है और कुछ लाइसेंस सर्टिफिकेट को भी क्लियर करना होता है। इसके बाद ही आप इन कंट्रीज में जॉब कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अब्रॉड में आपके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज तो हैं और आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यूएई के एक क्लिनिक में इंडियन रेडियोग्राफर की स्टार्टिंग सैलरी 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ तक हो सकती है, और वो भी 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस पर। तो भाई अपॉर्चुनिटीज तो है, लेकिन उन सबको क्रैक करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप किसी भी कोर्स में चले जाओ। तो भाई अब सवाल ये आता है कि भाई कोर्स भी कर लिया, एक्सपीरियंस भी ले लिया, लेकिन ये तो बताओ काम क्या मिलेगा और सैलरी कितनी मिलेगी और किस पोजीशन पे काम मिलेगा? तो बीएससी रेडियोलॉजी कंप्लीट करने के बाद आपकी एंट्री होती है सीधा हेल्थ केयर सिस्टम के बैकबोन में, यानी डायग्नोस्टिक लैब्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इमेजिंग सेंटर्स और गवर्नमेंट हेल्थ मिशन के कुछ प्रोग्राम्स में। मतलब स्टार्टिंग में ही आप बनते हो एक्सरे टेक्नीशियन, एमआरआई या सिटी स्कैन ऑपरेटर, रेडियोलॉजी असिस्टेंट और डायग्नोस्टिक इमेजिंग एग्जीक्यूटिव। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है
वैसे वैसे आपके रोल भी चेंज होते जाते हैं। मतलब अगर आप 2 से 3 साल के अंदर अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो आप सीनियर रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट तक जा सकते हो। अब अगर हम बात करें सैलरी की, तो एज ए एक्सरे टेक्नीशियन आपकी सैलरी स्टार्ट होती है 15,000 से 20,000 रुपए पर मंथ। एमआरआई या सिटी स्कैन ऑपरेटर की स्टार्टिंग सैलरी होती है 25,000 से 40,000। रेडियोलॉजी असिस्टेंट की स्टार्टिंग सैलरी होती है 20,000 से 30,000। और अगर आप सीनियर रेडियोलॉजिस्ट बन जाते हो तो 30,000 प्लस तो आपको मिलते ही मिलते हैं। और अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीट मिल जाती है तो आपको सैलरी तो अच्छी मिलती है, लेकिन साथ में आपको एक जॉब सिक्योरिटी भी मिल जाती है। वही प्राइवेट सेक्टर में आपको सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन काम का प्रेशर भी उतना ही रहता है। तो अब तक जो आपने सुना, ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि भाई कितना अच्छा कोर्स है, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और इसमें तो पैसा ही पैसा है। लेकिन अब हम बात करेंगे असली सच्चाई की, यानी कि इस कोर्स में क्या चैलेंजेस हैं और क्या रियलिटी है। तो बात करते हैं अपने सबसे पहले चैलेंज की। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई अब तो मैंने बीएससी रेडियोलॉजी की डिग्री ले ली, अब तो मेरी नौकरी पक्की है। लेकिन भाई खाली डिग्री से कुछ नहीं होता। मैं आपको हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है, तब तक आपको नौकरी तो दूर, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो पूरी दे देते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिकल नॉलेज की तो वो होती है जीरो। क्योंकि कुछ कॉलेजेस तो आपको मशीन्स को छूने तक नहीं देते और इसी वजह से आप पहले ही इंटरव्यू में रिजेक्शन पाते हो। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं कोर्स करूं या एक्सपीरियंस गेन करूं। तो भाई जो स्टूडेंट दिमाग से सोचते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोर्स के साथ साथ किसी भी लैब में या किसी भी हॉस्पिटल में अनपेड जॉब कर रहे होते हैं और साथ में एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं, ताकि जब उनके पास डिग्री आए तो वो पहले ही इंटरव्यू में क्रैक कर सके। दूसरा चैलेंज आता है गवर्नमेंट जॉब्स का। तो भाई हर स्टूडेंट्स हमेशा ये सोचता है कि इस कोर्स को करके तो मैं सीधा गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊंगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स जब आएंगी तभी तो तुम जाओगे। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की जॉब्स तो हैं, लेकिन सीट्स बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा। और कई बार तो वैकेंसीज आने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, और जब आती है तो सिर्फ जॉब एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके ही लगती है, और उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए लाखों की भीड़ अप्लाई करती है, तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तीसरा चैलेंज हमारा रहता है प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ का। मतलब आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब तो आसानी से मिल जाती है, अब वो चाहे प्राइवेट क्लिनिक हो या फिर प्राइवेट लैब, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी कम रहती है और वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा। तो इन्हीं चीजों को देख करके बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते कि उन्हें एक्सपीरियंस भी तो मिल रहा है। कम सैलरी में अगर वो एक जगह काम कर रहे हैं लगातार और एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, तो अगर अगली बार वो किसी भी दूसरी लैब में जाकर के इंटरव्यू देंगे तो उनकी सैलरी तो आराम से बढ़ी जानी है। अब ये तो बात हो गई चैलेंजेस की। अब अगर हम इस कोर्स की रियलिटी की बात करें तो डिग्री तो जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा स्किल्स और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आपको मशीन चलानी आनी चाहिए, खाली सर्टिफिकेट से काम नहीं चलने वाला। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में ध्यान लगाना होगा और फोकस करना होगा एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर। उसके बाद ही आप गवर्नमेंट जॉब्स को क्रैक कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इस फील्ड के लॉन्ग टर्म गेम की, यानी कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर रेडियोलॉजी का फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो भाई हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो रेसिशन प्रूफ है और डायग्नोस्टिक उसकी रीड है। इंडिया में हर साल क्रोनिक डिजीज आते हैं, जैसे डायबिटीज, हार्ट और कैंसर, और इनके ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज होती है डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस के लिए चाहिए सिटी स्कैन, एमआरआई जैसे टेस्ट, और उन्हें चलाने वाले स्किल्ड रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। और यहाँ तक कि अब रेडियोलॉजी मेट्रो सिटीज की डिमांड नहीं रही, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी रेडियोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि आए दिन नए डायग्नोस्टिक सेंटर खुल रहे हैं और गवर्नमेंट भी हेल्थ इंफ्रा पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जैसे आयुष्मान भारत, पीएमजे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डायग्नोस्टिक लैब्स। तो आने वाले टाइम में रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में डिमांड तो बढ़ने वाली है, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ेगा, जैसे कि हर ग्रोइंग फील्ड में होता है। तो ये सब सुन के आपको ये तो समझ आ गया होगा कि बीएससी रेडियोलॉजी सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक करियर पाथ है जिसमें आपको खाली डिग्री से सक्सेस नहीं मिल सकती। आपको काम करना पड़ेगा रियल स्किल्स पर, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस पर और एक सही गाइडेंस पर चलना पड़ेगा। तो अगर इस वीडियो से आपका कोई भी डाउट क्लियर हुआ हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम एआई और डिजिटल टेक का रेडियोलॉजी पर क्या असर पड़ने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।